सभी का प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भौगोलिक ढांचे के बारे में बातचीत करेंगे। किसी भी राष्ट्र को समझने से पहले, उसके विकास को समझने से पहले उसका भौगोलिक ढांचा यदि हमें जानकारी हो तो उसके इतिहास, उसके विकास, जो सभ्यता विकसित हुई है उसे समझना आसान हो जाता है। प्राचीन कालीन भारतीय उपमहाद्वीप जो था उसमें भारत के साथ साथ 5 देश और शामिल थे। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल होते थे और रूस को छोड़कर यह पूरे यूरोप के क्षेत्रफल से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। भारत की जो आबादी है वो इस समय, जब ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है तो इसमें 98.5 है, लेकिन आज के समय में 140 करोड़ के आसपास है। इसमें 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। इनमें कई राज्य यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश देखा जाए या मध्य प्रदेश देखा जाए तो वो यूरोप के कई शहरों से जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है जिसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से पड़ता है। तो यहाँ पे भारत की जलवायु के बारे में भी पता है कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून पड़ता है। यहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। कौन सा? ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। ठीक है। देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर निर्भर थी। ठीक है। मतलब भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा पे खेती निर्भर है। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ की फसल कहते हैं, प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। ठीक है। जो खरीफ की फसल थी वो पश्चिम विक्षोभ से उत्तर भारत में जाड़े आते हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? जैसे ये भारत है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेड सी है। तो रेड सी से यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसे ज्योग्राफी में यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो पश्चिमी विक्षोभ चलता है। ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ कहते से ये उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत के जो राज्य है उनमें जाड़े में बरसात करता है। ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है। ये उस समय गेहूँ, जौ आदि प्रमुख फसलें होती है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा कैसे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। मतलब क्योंकि यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो तमिलनाडु है उसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोरोमंडल तट है और यहाँ पे तमिलनाडु है। अब ये तमिलनाडु यहाँ पे होने के कारण क्या होता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें आती हैं तो वो ऐसे चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो वो यहाँ से एक प्रकार से समानांतर रूप से निकल जाती है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। लेकिन जब मानसून का वापसी होती है, जब मानसून वापस रिटर्न जाता है तो क्या होता है कि वो उत्तर पूर्वी पवनों के रूप में जाता है। तो उत्तर पूर्वी पवनें यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जल एकत्रित करके तमिलनाडु में वर्षा करवाती है। और जब इन मानसून पवनों के बारे में लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसका उपयोग व्यापार जैसी गतिविधि में भी शुरू किया। भारत मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से शेष 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है। ठीक है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है। इस प्रकार हमारे देश की रक्षा भी करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म होती है। ठीक है। यहाँ पर उत्तर भारत की जलवायु के बारे में बताया गया है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं, क्योंकि सही बात है पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर ज़्यादा ठंडी पड़ती है। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से भी देश की रक्षा करता है। ये बात उन दिनों में विशेष रूप से लागू होती थी जब औद्योगिक युग नहीं था, क्योंकि आजकल तो रॉकेट मिसाइल बन गए हैं जो किसी को भी बेच सकते हैं। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खेवर, तो यहाँ पे कुछ दर्रों के बारे में बातचीत की गई है, खेवर, बोलन और गोमल दर्रे से पार करती है। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे के पार किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट में आ जाते हैं बहुत बार। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से आवागमन
होता था। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के अनेक हमलावर और अप्रवासियों के रूप में भारत में आए थे। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार जो हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और उसके आसपास पार करने वाले लोग आते जाते थे। दर्रे एक और भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक संबंध के रूप में भी यहाँ पर सहायक मिले थे। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपकृताएँ भी देखने को मिलती हैं। कश्मीर की घाटी के चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति को भी विकसित किया है, लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुँचा जा सकता था। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है, अतः यहाँ अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे मैदानों में उतरकर जाना पड़ता था। गर्मियों में मैदानों की भेड़ बकरी चराने वाले ऊपर चले आते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कश्मीर घाटी और उसकी संस्कृति का भी उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है कि कश्मीर को मध्य एशिया के इलाके में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल माना जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल माना जाता था। पामीर का पठार कभी ये इस मामले में बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों होने के कारण गंगा के लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए दर्रे ढूंढ निकाले। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई और दोनों ही उपकृताएं संस्कृत पांडुलिपि का सबसे बड़ा भंडार रही। आगे, मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगल को साफ करना आसान था। इन तराइयों से होने वाली नदियाँ कम चौड़ी तथा उन्हें पार करना भी कठिन नहीं था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग जो थे वो तराई पश्चिम से पूर्व की ओर देखने के लिए मिलेंगे। ऐतिहासिक भारत का वक्षस्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी हुई है। ठीक है, क्योंकि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा होती है और उसी दौरान नदियाँ जो होती है पानी से भर जाती हैं। नदियों के ये क्षेत्र सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी है। जो हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पहुंच जाती है। ठीक है, अब आगे इसमें भूमि वर्षा के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से ही संभव था, परंतु आरंभिक कालों में लोहे का हमें ज्ञान नहीं था, जिसके कारण जंगल वगैरह को साफ नहीं किया जा सकता था। अतः संस्कृतियों का विकास अधिकतर वहाँ हुआ जहाँ जंगलों को काटना अपेक्षाकृत आसान था। ठीक है, अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेशों में हो गया और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर होता आया। सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी। ठीक है, इसने एक के बाद एक कई संस्कृतियों को संवरण भी दिया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूँ, जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य और निचले भागों के मैदानों में चावल भी पैदा किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और विकास की घाटी में सिंधु घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखा गया है वैदिक उत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के उपयोग पर आश्रित थी। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक उत्तर संस्कृति के आसपास लोहा देखने को मिलता है, लेकिन हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, और निचली गंगा घाटी उत्तरी बंगाल जैसे क्षेत्रों में वो फेमस हुए और उन्होंने खेती वगैरह की। गुप्त युग में उत्कर्ष पर निकला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मा घाटी को आरंभिक मध्य युग का महत्व था। प्रमुख शक्तियां इन घाटी मैदानों का प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रही और शक्तियां गंगा, यमुना, दोआब के लिए विशेष रूप से लोलुप और संघर्षित देखने को मिलती है। नदियां वाणिज्यिक संचार का केंद्र थी। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसीलिए आदमी वस्तुओं के आवागमन के लिए किसका उपयोग करते थे? नावों का उपयोग करते थे। नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्यिक संचार में बड़े ही साधक सिद्ध हुए। अशोक के द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों में ही एक दूसरे से दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए गए थे। अब संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक भी कायम रही। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है? इन नदियों से नहरें भी निकली गई है, क्योंकि आपको पानी की ज़रूरत भी पड़ती थी तो नहरें बनाई गई थी। किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदान के गांव, शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारत बाढ़ों में बहकर नष्ट भी हुई है। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र जैसे नगर और राजधानियाँ नदी तट पर बसी थी, क्योंकि उस समय ये ज़रूरत थी। ठीक है, आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्ग, सड़कों के संगम पर की जाती है तथा औद्योगिक प्रदेशों के आसपास होती है,
लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतम कहाँ पे बसते थे, वो नदी के तट पर बसते थे। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं के रूप में भी काम किया। ठीक है, कैसे काम किया? जैसे मान के चलो कि यदि आपने पढ़ा हो कि ये तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, ये नीचे आपके सामने, ठीक है, और ऊपर यदि गोदावरी नदी है, तो इनके बीच में जो महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर एक शासन था। इसी प्रकार आप यदि गंगा घाटी के मैदानों को देखेंगे तो यहाँ पे सोन, गंडक, घाघरा, तो इन नदियों ने भी कई रूप से एक भौगोलिक सीमा के रूप में काम किया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो वही काम पर्वतों ने भी किया, सीमा बनाने वाला। ठीक है, कौन कौन से? उदाहरणतः भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश को कलिंग प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम है कलिंग देश, और ये कलिंग देश जो है उत्तर में महानदी है और इसके दक्षिण में गोदावरी नदी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नदी क्या काम कर रही है, इन्हें बांट रही है। उत्तर में इसमें महानदी, दक्षिण में गोदावरी नदी, बीच में कलिंग देश है। ठीक है, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी, दक्षिणी सीमा गोदावरी थी। ठीक है, इन दोनों नदियों के मुहाने के मैदानों को ईस्वी सन के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व भी मिलने लगा। इसी प्रकार आप यदि सातवाहन के उत्तराधिकारियों को देखेंगे, ठीक है, तो वो कृष्णा नदी और कावेरी नदी से उनका क्षेत्र जो था वो घिरा था। यहाँ अनेक नगर देखने को आपको मिलेंगे। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग जो है वो कृष्णा नदी और कावेरी नदी से घिरा देखने को मिलता है। कावेरी घाटी दक्षिण में वेगई तक और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ज्योग्राफी के भी बहुत सारे क्वेश्चन के बनने की संभावना है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र और ईस्वी सन के आरंभ में थोड़े पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ। ठीक है, कहाँ पे? कावेरी नदी के दक्षिण में। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था, जो चोल शासन था वो। ठीक है, यह उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव ने शासन किया। तो जैसे आपका यदि ये दक्षिण भारत है तो यहाँ पर कावेरी नदी बह रही है, तो ये आपका चोल शासन हो गया। और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे पल्लवों ने शासन किया था। ठीक है, आगे इसके प्रायद्वीपी का पूर्वी भाग जो था वो कोरोमंडल तट से घिरा था। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट के पार्श्व में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं हैं। पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनके बहने के रास्ते बनाए हैं, क्योंकि यदि आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती है जिन्होंने यहाँ पर आसानी से यातायात की व्यवस्था करवाई थी। इसीलिए प्राचीन काल में पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाइयाँ नहीं हुई। अरिकामेडु, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पर ही अवस्थित हैं। ठीक है, आगे प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी सुस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं हैं, परंतु उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में भीमा के बीच प्रदेश महाराष्ट्र में पहुँचाने जा सकते हैं। उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा, दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच प्रदेश कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। तो तुंगभद्रा नदी का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों की इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। ठीक है, एक और बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाइयाँ हुई, तो दूसरी ओर पल्लव और चोलों को इस नदी के उत्तर राज्य में कठिनाइयाँ हुई। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल केरल राज्य है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे यदि भारत का मैप है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका महाराष्ट्र वाला जो एरिया आता है, वहाँ पे जो पश्चिमी घाट है उसको बोलते हैं। तो यदि ये भारत का पश्चिमी वाला भाग है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, और ये कर्नाटक और जो गोवा वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसको बोलते हैं कोंकण प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे सह्याद्री, यहाँ पे बोलते हैं कोंकण, और जो केरल वाला एरिया है उसको कहते हैं मालाबार। ठीक है, इसी प्रकार जो पूर्वी घाट है वो जो आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा वाला आसपास क्षेत्र है वहाँ पे बोलते हैं उत्तरी सरकार, और तमिलनाडु वाला जो कोस्टल एरिया है उसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल। तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि
ये तटीय देश महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के प्रदेशों के बीच आगमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयाँ पैदा करते थे। ठीक है, तो उस समय क्योंकि इतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती थी रोड वगैरह की, तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी होती थी। अब उत्तर में सिंधु और गंगा नदी प्रणालियाँ, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वत द्वारा दो भागों में बांटा था। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग को मरुभूमि कहते थे। ठीक है, ये मान के चलो अरावली पर्वत है, तो इसका जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे मरुस्थल है, इसीलिए इसे मरुभूमि कहते हैं। ठीक है, हालांकि जो राजस्थान का हिस्सा है उसमें कुछ हिस्से में सिंचित भी है, जहाँ पर खेती वगैरह की जाती है। ठीक है, फिर भी इस मरुभूमि में कुछ मरुद्यान थे, जहाँ कहीं कहीं बस्तियाँ भी थी, और आरंभ काल से ही ऊँटों के सहारे यहाँ पर मरुभूमि पार करना संभव था। तो मतलब पहले से ऊँट थे, तो वहाँ पे मरुभूमि को पार किया जा सकता था। आगे, मरुभूमि में राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग जो प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है, उसके अलावा खेत्री जो था, तांबे का एक एरिया है राजस्थान में, उसकी यहाँ पे बस्तियाँ बनती थी। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदान से भी जा मिलती थी। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती नदियाँ इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती है। ठीक है, इसी प्रकार गुजरात के तटीय प्रदेश से भी हमारे व्यापारिक संबंध थे, जिसको और हम विस्तार में भी आने वाले चैप्टरों में देखेंगे। गंगा जमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है, जो पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, और नर्मदा नदी से भी घिरा है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। आजकल मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश थे तब की बात है। आज फिलहाल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गुप्त वंश का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूभाग शामिल है जो ईसा पूर्व की 6वीं सदी से ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का चित्र रहा है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा एक प्रकार से महत्वपूर्ण पृष्ठ था। ठीक है, मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तर की शक्तियों के बीच अनेक युद्ध किए गए। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की पहली और दूसरी सदियों में शक सातवाहनों के बीच भी लड़ाइयाँ हुई। मराठे और राजपूतों के द्वारा 18वीं सदी में भी लड़ाई देखने को मिलती है। मतलब इस क्षेत्र के महत्व के बारे में बता रहा है। नदियों के द्वारा, कहीं कहीं पर्वतों के द्वारा घिरा, कहीं कहीं डेल्टा रूप है। ऐसा प्रत्येक देश एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था, जहाँ विभिन्न राजवंशों का शासन था। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को, प्राकृतिक सीमाओं को और मजबूती मिली। इसके कारण क्या हुआ कि कहीं पे भी एक प्रकार से राजनीतिक एकता बनाने में बहुत कठिनाई जाती थी और अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ। इसी कारण आपको भारत में इतनी विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है। इस प्रकार मतलब यदि ये मध्य प्रदेश का देखा जाए तो यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो पूर्व से पश्चिम में विभक्त कर रही है। इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी हुई है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य पर्वत के दक्षिण में रहते हैं और आर्य भाषा बोलने वाले लोग उत्तर की ओर रहते हैं। दोनों के बीच यदि देखा जाए तो विंध्य में आदिवासी लोग रहते थे। आज के पश्चिम और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी और व्यापारिक लोग आकर बस गए। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब फैला क्योंकि यहाँ पर तटीय क्षेत्र था। विंध्य की यह सीमा उल्लंघनीय नहीं है, मतलब प्रारंभ से ही इसमें उत्तर और दक्षिण में आदान प्रदान होता रहा है। ऐसा नहीं है कि विंध्य पर्वत के कारण मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लोगों का आवागमन नहीं हुआ। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाई के बावजूद उत्तर और दक्षिण के लोग पहुँचते हैं और दक्षिण के लोग उत्तर की ओर भी पहुँचते हैं। परिणामतः संस्कृति, भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने चार बार दक्षिण में प्रवेश किया, दक्षिण के शासकों ने उत्तर में प्रवेश किया। ठीक है, धर्म प्रचारकों, सांस्कृतिक नेताओं, विशेषतः ब्राह्मण की भी यही बात लागू होती है। ठीक है, आगे इसमें दोनों ओर यह आवागमन निरंतर जारी रहा और इसने सामाजिक सांस्कृतिक विकास में भी योगदान दिया। ठीक है, यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थी, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं मौजूद थी। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल से धातु और अन्य आम जरूरतों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में पारस्परिक संबंध थे। ठीक है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जैसे एक ए देश है और एक बी देश है, तो इनके पास यदि जैसे इसके पास भूमि नहीं है खेती करने के लिए अच्छी उपजाऊ भूमि, तो ये क्या करेगा, बी देश से आयात करेगा।
ठीक है। लेकिन बीज देश के पास यदि उपजाऊ भूमि तो है लेकिन धातु वगैरह नहीं है, तो इससे आयात करेगा। तो यही संबंध प्राचीन भारत में भी देखने को मिलता है। प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व है। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी, भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा था। अधिक इस्तेमाल नहीं होता था काय का, लकड़ी का, ईंटों का प्रयोग अधिक नहीं होता था। लकड़ी के मैदान और लकड़कोट बनाए जाते थे। इनके अवशेष जो थे आपको पाटलिपुत्र में देखते हैं, जहाँ पे क्या है कि पाटलिपुत्र के आसपास पहले बहुत ज़्यादा प्राचीन में समय में जंगल था बहुत बड़ा, तो इसी कारण यहाँ पे लकड़ी का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। आगे इसमें तांबा देश में व्यापक रूप से बिखरा हुआ था। तांबे की परम समृद्ध खानें जो हैं वो छोटा नागपुर के जो सी भूमि वाले क्षेत्र के आसपास फैली हुई है। ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि तांबा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी, इसीलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानते थे और ताम्र का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन आज हमारे देश में टीन का उत्पादन नहीं होता है। प्राचीन काल में भी यह धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यह धातु राजस्थान बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हो गए हैं। चूँकि तांबे और टीन को मिलाने से ही कांसा बनता था, ठीक है, इसीलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती। हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से टीन प्राप्त करते थे, परंतु वे टीन आयात मुख्यतः अफगानिस्तान से ही करते थे, क्योंकि भारत में टीन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं था। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे औजार पश्चिम एशिया, मिस्र, क्रीट की अपेक्षा कम मिलते हैं। ठीक है। तो टीन कम होने से हड़प्पा के लोग अफगानिस्तान से टीन का आयात करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिंट उतना अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ पे मैप उतना अच्छे से नहीं छपा है, लेकिन यदि आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको भारत में तांबे के लोहे अयस्कों की जानकारी मिलेगी। ठीक है। अगला है अधिकतर कांसे के होते होते भी ठीक थे। ठीक है। हाँ, अब भारत का संपर्क बर्मा प्रदेश से भी हो गया, जहाँ पे टीन के विपुल भंडार थे। फलस्वरूप कांसे का इस्तेमाल होने लगा आगे जाके, और दक्षिण में बनने वाली देव प्रतिमाओं में भी आपको कांसे का देखने को मिलेगा। भारत में लौह अयस्क से भी समृद्ध रहा है। यह मुख्यतः दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता था। एक बार अयस्क गलाने की विधि सीख लेने के बाद भारत में यह उद्योग तेजी से फला फूला, और जंगल को साफ करने, गहरी नियति खेती करने के लिए इसका उपयोग तेजी से होने लगा। बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ही अवनति, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उसने 6वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण राज्य बनाए, और सातवाहन और विंध्य के दक्षिण में उदित देखने को मिलता है। यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में सीसा देखने को मिलता है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के का उपयोग यहाँ पे इसीलिए किया था क्योंकि वहाँ सीसा बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। हमारे देश के सबसे पहले सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहते थे, वो चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है। सोना कर्नाटक के कोलार की खानों से मिलता था। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईस्वी के आसपास कर्नाटक के नवपाषाणकालीन स्थल से मिलता है। कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंगवंशियों की प्राचीनतम राजधानी थी। तो यहाँ पे अलग से लिख दिया गया है कि कोलार कर्नाटक के गंगवंशी शासकों की राजधानी थी। ठीक है। अब प्राचीन भारत में विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा, दक्षिण भारत की भांति रत्न और मूर्तियों का भी उत्पादन होता था, और एशिया की आरंभिक सदियों में रोमन लोग भारत के जिन व्यापार वस्तुओं के लिए लालायित रहते थे, उनमें रत्नों का प्रमुख स्थान था। ये हमारा आज का चौथा लेक्चर था। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने भारत के भूगोल के बारे में अच्छे से समझा। इस भूगोल को समझने के बाद अब ये जब भी आप आगे, अब जैसे हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, या फिर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्य काल, आगे जो भी आने वाला इतिहास का क्रम रहेगा, उसको आप आसानी से रिलेट कर सकेंगे। आपके मन में एक थीम बन चुकी होगी कि भारत के मैप में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो इसीलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे लोगों से एक और बात, इस चैप्टर के अंत में ना कुछ इम्पोर्टेंट कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे लिए ज़रूरी भी हो सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, इतिहास को समझने के लिए भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक है। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास से उदाहरण देते हुए विवेचन कीजिए। अब यदि इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके किसी भी UPPCS या चाहे UPSC एग्ज़ाम है, इनमें पूछा जा सकता है, या किसी और अदर स्टेट की PSC एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है आपसे। यदि आप इसको देखना चाहें तो हम किसी भी देश के भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इसके द्वारा हम उस क्षेत्र के राजनीतिक,
ठीक है। हम उस क्षेत्र के आर्थिक, उस क्षेत्र के सामाजिक स्थिति के बारे में, ठीक है, और उस क्षेत्र के सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में भी आसानी से पता लगाया जा सकता है, ताकि ये जानकारी मिलती है कि लोगों का जीवन यापन कैसे संचालित हो रहा था। तो यदि आप इस चैप्टर से क्वेश्चन को समझ के उससे अलग अलग पॉइंट निकाल के रख लेते हैं अपने नोट्स में, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में अनेकता में एकता लाने में भौगोलिक ढांचे का क्या हाथ था। तो आपने देखा था कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास की अनेकता में एकता कैसे ही, क्योंकि ऐसा नहीं था कि भारत में लोग आवागमन नहीं करते थे, लेकिन कठिनाइयों के साथ करते थे, अधिकतर समय अपने क्षेत्र में रहते थे, तो उससे अलग अलग क्षेत्रीय विविधताएँ मिल गई, उससे अनेकता हो गई, और मतलब हर संस्कृति को अपना अपना पृथक हो गई। लेकिन ऐसे मौके थे जैसे हमें किसी और चीज़ पर, किसी क्षेत्र के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था, या किसी और चीज़ पर, किसी क्षेत्र पर, तो उससे, और साथ ही साथ बहुत 2-3 ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने राजनीतिक रूप से एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप चैप्टर को अच्छे समझ के इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।